वेलकम एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एमसीक्यू के इस लेक्चर में। आज हम लोग मेंस 2022 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसको पढ़ देता हूँ पहले एक बार कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, वेयर एफ एक्स इज़ अल्फ़ा एक्स की पावर 5 प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स, और एक g एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम r टू r सच दैट g ऑफ f ऑफ x इज x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तो अगर a1 a2 a3 से लेकर an तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है, विथ मीन ज़ीरो, जिसकी मीन ज़ीरो है, तो देन द वैल्यू ऑफ ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। f ऑफ g ऑफ 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ ai इज इक्वल्स टू। तो इसको आप सिंपल से देख के भी बना सकते हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए समेशन f ऑफ ai है, यानी समेशन अल्फ़ा एक्स 5 समेशन बीटा एक्स क्यूब समेशन गामा एक्स है। फ्रॉम x कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू क्या क्या है, a1 से an तक है, यानी इसका समेशन लेना है अल्फ़ा a1 5 प्लस a2 5 प्लस a3 5 प्लस a4 5 प्लस डॉट 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 an 5, है ना। उसी तरह एक्स क्यूब में a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब प्लस an क्यूब, उसी तरह गामा a1 प्लस a2 प्लस a3 से an, और ये सब ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो वैल्यू पूरा जो निकल के आएगा वो भी ज़ीरो आएगा। वो क्या निकल के आएगा, ज़ीरो निकल के आएगा, क्योंकि ये मीन ज़ीरो दिया हुआ है। मीन ज़ीरो से आप ये इन्फर कर सकते हो कि a1 और an एक दूसरे का निगेटिव है। मीन ज़ीरो देने का कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n, ये ज़ीरो है। इससे आप ये इन्फर करोगे कि a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ n, ठीक है ना। तो a1 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ n की पावर 5, पावर ऑड लिए तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो उसी तरह अल्फ़ा एक्स की पावर 5 का समेशन करेंगे फ्रॉम ai से an के लिए, a1 से an के लिए, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड होकर ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगा, उसी तरह सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो सब ज़ीरो आएगा, वैल्यू ज़ीरो होगा। तो ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा था तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फॉर्मली इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो इतना बड़ा सा दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, उसको छोटा करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये एक चीज़ दी हुई है ना। अब इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x ये भी x होगा, f ऑफ g ऑफ x ये भी x होगा। अगर ये प्रूफ कर दें तो ये f ऑफ g ऑफ जो भी चीज़ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो यही होगी, है ना। अगर ये ट्रू है तो f ऑफ g ऑफ इतनी बड़ी चीज़ का आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगी 1/n समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ ai, है ना, ये हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो कि सपोज़ कीजिए कि किसी t इनपुट पे फंक्शन f जो है वो x दे रहा है किसी t इनपुट पे, तो f ऑफ g ऑफ x आप क्या लिख सकते हो, x के बदले अपन ft लिख सकते हैं, यानी f ऑफ g ऑफ f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ g ऑफ f ऑफ t, बस x को हमने ft लिख दिया है, किसी फंक्शन के किसी t इनपुट पे x वैल्यू दे रहा है। अब देखिए अंदर वाला हम इवेलुएट कर सकते हैं, g ऑफ f ऑफ t, यहाँ से g ऑफ f ऑफ t क्या हो जाएगा, वो t हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ बाहर का f और अंदर आउटपुट t, तो f ऑफ g ऑफ x क्या मिल गया, f ऑफ t मिल गया है, और f ऑफ t को तो हमने x बोला था, यानी f ऑफ g ऑफ x क्या मिल गया है, x मिल गया है। तो यानी f ऑफ g ऑफ जो इतना बड़ा वैल्यू है वो उसका वैल्यू क्या होगा, यही होगा, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है, कंक्लूजन है, दिख रहा है आपको। इससे अपने को क्या पता चल गया, सबसे पहले कि अपने को ये बाहर जो दो चीज़ दी हुई है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है,
ये फालतू हमें फंसाने के लिए क्वेश्चन सेटर ने दिया है, काम हमको बस यही करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक पता चला है कि करना अभी बस यही है, यही करना है। और आप ये 1/n बाहर लिखो अंदर लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपने को इवेलुएट यही करना है, ठीक है। अब इसको इवेलुएट करते हैं। उसके लिए ये चीज़ एनालाइज करना है कि A1 A2 A3 N आर इन AP विथ मीन 0। तो पहले ये देखिए A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N, ये उसका मीन हो गया और ये 0 है, यानी A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN आपका 0, ठीक है। और इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 0 होगा, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म 0 होगा, क्योंकि ये AP में है ना, इसलिए। अब वो भी मैं करके बताता हूँ कैसे वो होगा। सपोज़ कीजिए कि फर्स्ट टर्म आपका A था और कॉमन डिफरेंस D था, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इस सम को क्या लिख सकते हैं, फिर हम इस सम को लिख सकते हैं n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। n तो ज़ीरो है नहीं, n तो ज़ीरो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है और कुछ n कुछ डिफिनिट नंबर है, तो यानी ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी, है ना। यानी ज़ीरो क्या होगी, 2A को हम लिख देते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। यही तो A1 है और यही AN है, लास्ट टर्म nth टर्म, तो ये ज़ीरो हो गया ना, A1 प्लस AN ज़ीरो हो गया। अब इसमें से आप कुछ नहीं करना, D इधर देते जाइए, एक D इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस D और प्लस A प्लस, अब ये n-1D था, अब ये n-2D हो जाएगा इक्वल्स टू 0, यानी ये हो जाएगा। अब A1 के बदले अब ये सेकंड टर्म आ गया A2 प्लस AN-1, है ना, इक्वल्स टू 0, है ना। सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म 0 हो गया, है ना। यानी इस वाली चीज़ से ये जो आ रहा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0, उससे आप सारा इन्फॉर्म कर लो कि A1 प्लस AN 0 हो गया है, उसी तरह A2 प्लस AN-1 0 हो गया है ना। एक बार अगले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि अपन ने ये प्रूफ कर दिया है, इससे आप ये इन्फर कर सकते हो कि ये तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर एक D इधर भेज दिए यानी A प्लस D कर दिए, है ना, तो ये बच जाएगा A प्लस n-2D, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया है, ये सेकंड टर्म है, A प्लस 1D, A प्लस D हो गया सेकंड टर्म, प्लस अब ये सेकंड लास्ट टर्म है AN-1, है ना, ये 0 हो गया है ना। A प्लस n-1 -1D, तो ये AN-1 है। अब उसी तरह दो निकाल लिए A प्लस 2D प्लस A प्लस n-3D, तो ये आपका हो गया है इक्वल टू 0, तो ये हो गया A3 प्लस AN-2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 0, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म 0, ऐसे ही बनता जाएगा, ठीक है ना। और अगर n इवन था, n अगर इवन होगा, सपोज कीजिए 4 मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4, तो A1 प्लस A4 0 होगा, A2 प्लस A3 0 होगा, आराम से पेयरिंग बन जाएगा। तो उसमें ये वाला टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा A4 का 2 था, 2 प्लस 3 यानी AN/2 प्लस AN/2 प्लस 1th टर्म आपका 0 हो जाएगा। यानी हर पूरे टर्म्स जो थे इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ये इवन के केस में है, इवन के केस में दो दो का पेयर बना के सारा पेयर आपस में 0 होगा, है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह का पेयरिंग होगा, ठीक है ना। और अगर ऑड होगा A1 A2 A3 होगा, तो जो बीच A1 A3 का पेयरिंग हो गया और जो बीच वाला नंबर है ना वो 0 हो जाएगा, है ना। उसमें क्या होगा, जो बीच वाला नंबर है उसमें ये होगा कि जो बीच वाला नंबर है यानी AN प्लस 1/2 3 + 1 4/2 यानी 2, ये आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और पेयरिंग का जो उससे पहले वाला होगा, बीच वाले से एक पहले और बीच वाले से एक बाद, वो आपस में ऐड होके 0 होगा, है ना। यानी A दिस -1 यानी n-1/2 प्लस AN प्लस 3/2 ये 0 होगा, ठीक है।
तो इसमें भी वही हो रहा है, अगर 3 है तो भी पेयर बना के 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। ये अपन इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं तब जब मीन 0 था एपी का, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 0, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म 0, उसी तरह हर का दो पेयर बन के 0 हो जाएगा, है ना। तो जब ये चीज़ पता चल गया कि a1 प्लस an 0 है, a2 प्लस an 0 है, तो अब इसका कोई भी ऑड पावर का सम लेंगे ना तो 0 आएगा। ये आप समझ लीजिए अब कि a1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस a2 की पावर 2n प्लस 1 प्लस डॉट 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 an की पावर 2n प्लस 1, ये भी 0 होगा, क्योंकि a1 सपोज़ कीजिए a1 प्लस an जो भी वैल्यू था 0 था, यानी a1 अगर मान लीजिए कुछ a था, an माइनस a हो गया, तो a1 की पावर 2n प्लस 1 अगर a की पावर 2n प्लस 1 था तो an क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ a2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि माइनस है तो माइनस का माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस रहेगा और ये कट के 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें होगा क्या, पहला और आखिरी टर्म कट के 0 हो जाएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म कट के 0 हो जाएगा, और अगर इवन है तो सारे पेयर बन जाएंगे, ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएगा, और अगर ऑड है तो बीच वाला टर्म 0 होगा और उसके आसपास पेयर बन के 0 हो जाएगा। तो ऑड पावर का जो सम होगा ना वो 0 होगा। इससे समझ में आ गया ये। तो अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब कुछ रहा ही नहीं। ये जब ऑड पावर का सम जब 0 हो गया है तो अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, ये 1/n हो गया है, और ये क्या चीज़ है, समेशन i इज इक्व टू 1 to n, f ऑफ ai क्या है, ये कुछ नहीं है बल्कि अल्फ़ा ai की पावर 5 प्लस बीटा ai की पावर q प्लस गामा ai, है ना। और 1/n आप रहने दीजिए, समेशन i इज इक्व टू 1 to n, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ये a1 की पावर 5, आप एक काम कीजिए, इसको आप लिख सकते हो 1/n अल्फ़ा, समेशन ai पे आ गया तो i की वैल्यू 1 से पुट करना शुरू करेंगे, यानी a1 की पावर 5 प्लस a2 की पावर 5 प्लस डॉट 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 an की पावर 5, है ना, प्लस बीटा a1 की पावर q प्लस a2 की पावर q प्लस डॉट 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 an की पावर q प्लस गामा a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an। सब a1 a2 a3 पे क्या ऑड पावर का सम है, अभी प्रूफ किया कि सारे 0 होंगे, यानी ये पूरा सम भी 0 होगा, ये पूरा सम भी 0 होगा, और ये पूरा सम तो है ही 0, मीन 0 दिया हुआ। तो ये क्या हो गया, 1/n अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 प्लस गामा इंटू 0, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, ये समेशन 0 आ गया, और यही इस पूरे वाली चीज़ की वैल्यू थी। ये बाहर f और g सिर्फ बरगलाने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा a 0, ठीक है ना। तो बस आपको यही समझना था कि अगर a1 a2 an मीन है, AP है जिसका मीन 0 है, तो पेयरिंग बना के नंबर आपस में उसका सम 0 होगा, यानी a1 और an एक दूसरे का उल्टा होगा, निगेटिव होगा। a1 और an विल बी अपोजिट ऑफ ईच अदर इन साइन, सेम इन मैग्नीट्यूड, है ना। a1 प्लस an 0 होगा, a2 प्लस an माइनस 1 0 होगा सम उसका, तो इसका कोई भी ऑड पावर का सम भी 0 होगा। उसी तरह अगर ये ऑड था तो बीच वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना, यानी अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे a2 a3 a4 a5 तक था तो a1 a5 0 हो गया, a2 a4 0 हो गया, और a3 टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना, a3 टर्म ही 0 हो जाएगा, तो पेयर बना के 0 हो जाएगा। तो इन सब का ऑड पावर का सम 0 होगा, और अगर इवन था तो दो का पेयर बन जाएगा, ठीक है ना, दो का पेयर बन जाएगा। उसको हम लोगों ने यहाँ पे करके देख लिया था, और ये आया सिर्फ मीन इक्वल्स टू 0 था से आया था, यानी 2a प्लस n माइनस 1d 0 हो रहा था, तो ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को आज के लिए बताने की थी, आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान था, पेशेंटली बनाना था। क्वेश्चन सेटर आपको ये सब फालतू चीज़ें आगे पीछे लगा के परेशान करने के लिए देता है, आप शांति से देखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को अगर और एनालाइज करना चाहें तो मैं कर देता हूँ। कुछ और एनालाइज इसमें करने की चीज़ें हैं अभी भी। उसमें पहले तो ये कैसे चमका कि f ऑफ g ऑफ x भी x होगा, ये कैसे चमका मुझे,
तो देखिए क्योंकि हमको इसको तो इवेलुएट करना ही है, एफ ऑफ जी ऑफ समथिंग, तो जी ऑफ समथिंग इवेलुएट करने के लिए इसको सम एफ का वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा, यानी इतनी बड़ी चीज़ को हमें कुछ ना कुछ एफ ऑफ समथिंग तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। एफ ऑफ टी सपोज कीजिए लिखते इसको, तो जी ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ टी टी हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ टी टी हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी बचेगा, और इसी को हमने एफ ऑफ टी बोला था, तो यही वाली वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो इसी से ये चमका कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी एक्स होगा, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई, ठीक है, कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे हमने बोला कि एक्स होगा, वो इसको इवेलुएट करना था, उससे ये पता चला अपने को। एक चीज़ और इसमें देखने की है, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस पॉजिटिव का हमने यूज़ तो कहीं किया ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन सेटर ने पॉजिटिव दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। वो क्यों दिया है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वो पॉजिटिव देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक फंक्शन उसने डिफ़ाइन किया, क्या है, एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है g फ्रॉम r टू r, है ना। और g को फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होता है, हर एक x पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, है ना, और सारे r पे डिफाइंड होना चाहिए। और ये देखिए कि g को इनपुट fx मिल रहा है, और fx एक ऑड पावर पॉलिनोमियल है, तो उसका रेंज होगा r, और रेंज ही g को मिल रहा है, fx का रेंज g का इनपुट बन रहा है, तो पूरा का पूरा r g को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कि फंक्शन g ऑफ एफ नहीं है, फंक्शन क्या है, g ऑफ x होगा, है ना, फंक्शन ये होगा, और एक ही x पे 2 अपने को वैल्यू नहीं चाहिए, एक ही आउटपुट चाहिए। तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, इसको इवेलुएट करने के लिए अपने को सॉल्व करना होगा फॉर सम t, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, और जो t निकलेगा, यानी क्या सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा टी की पावर 5 प्लस बीटा टी क्यूब प्लस गामा टी इज इक्वल्स टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, और जो t की वैल्यू आएगी, है ना, जो t की वैल्यू आएगी वही gx की वैल्यू होगी, है ना। जो t आएगा, है ना, जो t निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन, वही अपना gx का वैल्यू होगा। तो अगर ये इक्वेशन अगर 2t दे दे, 2t की वैल्यू मिल जाए, यानी एफ टी इक्वल्स टू एक्स 2t पे होता है, यानी एफ ऑफ t1 भी x हो जाए। सपोज कीजिए कुछ ऐसा फंक्शन था ये वाला चीज़ कि एफ ऑफ t1 भी x हो रहा है और एफ ऑफ t2 भी x हो रहा है ना। तो g ऑफ x की वैल्यू फिर क्या होगी, x को एफ ऑफ t1 भी लिख सकते हैं, तो g ऑफ एफ ऑफ t1 t1 हो जाएगा, और g ऑफ एफ t2 t2 हो जाएगा। जबकि एफ t1 एफ t2 x ही था, तो g ऑफ x पे 2 वैल्यू मिलेगा, तो ये फंक्शन हुआ ही नहीं। यानी एफ ऑफ t1 इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स का एक ही सॉल्यूशन चाहिए, यानी एफ ऑफ t क्या होना चाहिए, एफ ऑफ t यानी f जो फंक्शन है वो 1 1 होना चाहिए। अगर वो मेनी 1 हो जाए, अगर f फंक्शन मेनी 1 हो जाए तो g डिफाइंड नहीं हो पाएगा, g फंक्शन नहीं बनेगा। और f मेनी 1 नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा, f को ऑलवेज इंक्रीजिंग होना पड़ेगा। f अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो एक ही t मिलेगा, लेकिन f अगर नीचे गिर के ऊपर उठेगा तो दो x पे सेम दो इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, तो g भी आपका डिफाइंड फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिटिव दिया हुआ है। जब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव होगा तो एफ जो होगा वो 1 1 फंक्शन होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना। अल्फ़ा बीटा गामा अगर तीनों पॉजिटिव है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और हर एक x के लिए पूरे रियल नंबर लाइन पे एक ना एक t ज़रूर मिलेगा। ऑड पावर है तो मैंने आपको बताया था, ऑड पावर का अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक रूट ये ज़रूर देगा, है ना। पॉलिनोमियल कोई भी pn इज इक्वल्स टू, अगर ऑड पावर का पॉलिनोमियल है तो दिस इक्वल्स टू सम नंबर, कोई भी नंबर a समझ लीजिए, तो ये एक रूट ज़रूर देगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, तो एक रूट देगा जिस पे इसकी वैल्यू a होगी। और ये 2 ना हो, इसके लिए ऑलवेज इंक्रीजिंग चाहिए, और उसी के लिए दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा शुड बी पॉजिटिव। समझ में आया ना। तो ये सब देने का एक मतलब होता है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जब एग्ज़ाम में नहीं हो और आप रूम पे कर रहे हो,
तो ये सब थोड़ा एनालाइज कीजिए, इससे आपका जो है ना पिक्चर पूरा अच्छा होगा, क्लियर होगा। ये आप अच्छे रैंक की तरफ अब बढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन को आप एक एक चीज़ समझ रहे हो क्वेश्चन की, तो आप एक अच्छे रैंक की तरफ बढ़ रहे हो। सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा आपका, अच्छे रैंक से होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को भी एनालाइज किया कीजिए। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया हो कि क्यों अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इतना ही आपको बताने का था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।